Hi everyone. Today we'll be revising Unit 5 of Indian Contract Act, that is breach of contract. So let's quickly dive into the revision. बहुत ही सिंपल सा ये यूनिट है, तो इसमें कुछ स्ट्रेस आउट करने वाली बात नहीं है. डैमेजेस आपको बस अच्छे से लर्न करने हैं, द टाइप्स ऑफ डैमेजेस एंड क्वांटम मेरिट. उसके ये कॉन्सेप्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. फटाफट से रिवाइज करके खत्म करेंगे. देखो अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो किया बट तुम ये कॉन्ट्रैक्ट निभा नहीं रहे हो, तुम इसको तोड़ रहे हो. दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का हो सकता है. वन इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अनदर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब पहले देखते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या, कि ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आने के पहले ही आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो. ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने के पहले ही आप क्या कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो. ये यहाँ पे दिया भी है. बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड यू आर कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज कॉल्ड एज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट फिर उन्होंने यहाँ पे ऐसे दिया कि आप ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर कैसे सकते हो, तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली. तो मतलब ही कुछ लिख के या बोल के भी कर सकते हो, या फिर आपके एक्शन से, कंडक्ट से भी आप दिखा सकते हो कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो. दूसरा आता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, तो ड्यू डेट आने पे, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते समय पे बीच कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ही आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया और आधा करना बाकी है, तब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना. तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हुए दो सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब उन्होंने बोला व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, तो देखो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने के पहले इस पॉइंट पे आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो. फिर यहाँ पे जो अग्रीव पार्टी है, अग्रीव पार्टी, उसके पास दो अधिकार है. अधिकार नंबर एक, कि वो जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अब वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है रिसाइंड, कैंसिल कर सकता है, एंड देन ही कैन फाइल अ सूट अपॉन यू टू क्लेम फॉर द डैमेजेस. ऑप्शन नंबर टू, अगर ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है, अग्रीव पार्टी, जिसको लग रहा है कि आपका शायद मन बदल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आप शायद कल परफॉर्म कर सकते हो, अपॉन द ड्यू डेट आपका मन बदल जाएगा, तो इसके पास अब दूसरा नंबर में अधिकार ये है कि वो अब ये ड्यू डेट आने तक रुकेगा. और ड्यू डेट आने तक वो अगर रुका और आपका मन एक्चुअल में बदल गया, तो यू हैव द राइट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच हुआ ही नहीं. बट अगर आपका मन नहीं बदला और आप ड्यू डेट पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते हो, तो नाउ ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस. अब यहाँ पे एक चीज है जो कि इस अग्रीव पार्टी के फेवर में नहीं है, और वो चीज ये है कि सपोज लेट से अग्रीव पार्टी ने रुकने का डिसाइड किया. अगर उसने डिसाइड किया कि वो ड्यू डेट तक रुकेगा और फिर देखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना कि क्या करना, तो इसीलिए उसने ही हैज केप्ट द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, इवन दो आपने आपके साइड से बोल दिया है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाने वाले हो. अब इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को रखा है जिंदा. अब ड्यू डेट आने के पहले अगर इस दौरान कुछ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, जैसे कि कुछ नेचुरल कैलामिटी होना या कुछ भी होना, चेंज ऑफ लॉ, कोई भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है जिसके वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट निभाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है. तो अगर ये नामुमकिन हो गया है, नाउ इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा एंड द अग्रीव पार्टी विल लूज हिज राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस. ये उसके फेवर में नहीं है, बट लॉ ऐसा है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सूट फॉर डैमेजेस. सूट फॉर डैमेजेस में वो बोलते हैं कि सपोज लेट्स, जैसे हम लोग कब से बोल रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे सूट विल बी फाइल्ड फॉर द डैमेजेस. डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे, क्यों, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, हमको नुकसान हुआ वो तोड़ने की वजह से, इसीलिए आप डैमेजेस के लिए क्लेम फाइल करते हो. फिर ये डैमेजेस भी कई अलग अलग तरीके के डैमेजेस है. इसमें आता है नंबर वन डैमेज, दैट इज एन ऑर्डिनरी डैमेज. ऑर्डिनरी डैमेज एकदम सिंपल है, एक ऐसा डैमेज विच नेचुरली अराइजेस बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो और ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाते, उसको तोड़ देते हो, तो सिंपली सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ डैमेज होने वाला है. नॉर्मली यूजुअली जो बिजनेस में डैमेज होगा उसको, तो यही डैमेज को बोला जाता है ऑर्डिनरी डैमेज,
जो कि ये अग्रीव पार्टी आपसे क्लेम कर सकता है। नंबर 2 पे उन्होंने ये बोला कि अगर आपका कुछ एक इनडायरेक्ट लॉस है या फिर आपका एक बहुत ही रिमोट लॉस है, रिमोट लॉस मतलब बहुत ही छोटू सा लॉस है, तो इसके लिए एक्चुअल में कोई डैमेजेस नहीं पे किए जाते, कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है। फिर आते हैं नंबर 2 टाइप ऑफ डैमेजेस, दैट इज स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस मतलब ही क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया सामने वाले व्यक्ति के साथ, सपोज ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर ही एक चीज के लिए कर रहा है, किसी एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, ऐसी अगर बात है तो इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में एक नोटिस देके उसने बी को इन्फॉर्म करना नेसेसरी है। अगर उसने बी को इन्फॉर्म किया है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों कर रहा है, क्योंकि सपोज लेट्स से उसको दूसरा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट निभाना है, इसीलिए उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या कोई भी बात हो, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस को अगर बी को कम्युनिकेट किया है, नोटिस दिया है, तो ए विल बी लायबल और ए विल बी एलिजिबल टू क्लेम फॉर स्पेशल डैमेजेस अलोंग विद द ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है तुमको? यस। और वही अगर स्पेशल नोटिस नहीं दिए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में पता नहीं है, तो इन दैट केस ए विल नॉट बी एबल टू क्लेम द डैमेजेस। अब आता है पॉइंट 3 डैमेजेस, दैट इज विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। देखो नाम बहुत अच्छा है बट एक्चुअल में टाइप ऑफ डैमेजेस में जो है बहुत ही सिंपल सा है, याद रखने जैसा है। विंडिक्टिव या फिर एग्जेम्पलरी डैमेजेस में आते हैं 2 पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट इज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन। क्यों? बिकॉज यू हैव हर्ट हिज और हर फीलिंग्स। ठीक है, तो देखो अभी हुआ क्या कि एक ब्राइड थी और एक ग्रूम था, उनका संगीत था, बड़ा ग्रैंड सा संगीत था। इसमें ग्रूम का सोलो परफॉर्मेंस था। ग्रूम जो है वो सोलो परफॉर्मेंस के लिए आया और वो इतना गंदा नाचा, इतना गंदा नाचा कि ब्राइड को इतना बुरा लगा कि अरे मेरा पति तो अच्छे से नाच भी नहीं सकता है। और इस चीज की वजह से संगीत होने के बाद ही उसने यहाँ पे शादी के इस बंधन को तोड़ दिया। उसने बोल दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। फिर यहाँ पे इन दिस केस द ग्रूम कैन फाइल अ सूट ऑन हर, ऑन द ब्राइड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, वेयर ग्रूम के फीलिंग्स जो है वो ब्राइड ने हर्ट किए हैं। नंबर 2 पे आता है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ बैंकर्स चेक। तो देखो अभी यहाँ पे अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। गौतम अडानी जो है, तो गौतम अडानी हैड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यहाँ पे जो बैठा है पार्थ, उसके साथ। तो गौतम अडानी हैड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पार्थ। अब यहाँ पे हुआ ऐसा था कि उसको कुछ पेमेंट करना था। गौतम अडानी ने कुछ गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे पार्थ से। अब गौतम अडानी हैड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹20 lakhs टू पार्थ। उसने पार्थ ने उनको फोन किया कि ड्यू डेट आ गई है सर, पेमेंट कर दो। गौतम अडानी ने तुरंत से 20 लाख रुपीस का चेक जो है वो पार्थ के नाम से इशू कर दिया और पार्थ को दे दिया। पार्थ ने इस चेक को डिपॉजिट भी किया, बट बैंक की गलती के वजह से, बैंक ने कुछ तो गफलत की, गलती की, जिसके वजह से ये चेक बैंक में सब कुछ सही था, चेक में साइन सही था, डेट सही था, लिखा हुआ स्पेलिंग सही था, अमाउंट सही था, उतना बैलेंस बैंक अकाउंट में था, तो भी ये बैंक ने चेक कुछ गलती के वजह से डिसऑनर कर दिया। अब इसके वजह से देखो पार्थ का चेक गौतम अडानी जैसे इंसान ने क्या कर दिया, तो यहाँ पे डिसऑनर कर दिया। तो कहना इससे कि गौतम अडानी का चेक, इतने बड़े इंसान का चेक यहाँ पे डिसऑनर हुआ है, तो उसको लॉस ऑफ रेप्यूटेशन होगा। अब यही लॉस ऑफ रेप्यूटेशन के लिए वो डैमेज क्लेम कर सकता है फ्रॉम द बैंकर, दैट इज द बैंक। वही उन्होंने यहाँ पे 2 केसेस दिए हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी एंड रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक बाय द बैंकर। ये दोनों भी केसेस में आप विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस मतलब क्या पता है आपको? आपको पता है मराठी में एक चीज बोलते हैं, अद्दल घडवण्यासाठी म्हणून केलं मी हे। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी कुछ चीज़ है। यहाँ पे एक्चुअल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अग्रीव पार्टी को एक्चुअल में कोई रियल बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बट सिर्फ सामने वाली पार्टी को बताने के लिए, उसको जताने के लिए कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इसीलिए यहाँ पे ये डैमेजेस के लिए सूट फाइल किया जा रहा है। फिर ये जताने के लिए ही एक कीवर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, विच इज टू एस्टैब्लिश अ राइट टू डिक्री।
So यहाँ पे the party has not in fact suffered any real damages but has filed the suit just to establish the right to decree. These are the keywords which are supposed to be there in your answer. फिर आता है damages for deterioration caused by delay. अब देखो इसमें उन्होंने क्या बोला, डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज बाय डिले में। तो देखो क्या हुआ अभी कि ए ने बी को कुछ गुड्स दिए थे, ये गुड्स जो है वो बी को एक जगह पे पहुंचाने थे। अब हुआ कुछ इस तरह कि बी जो है वो टाइम पे पहुंचा नहीं, जिसके वजह से ये जो गुड्स थे वो कि पेरिशेबल गुड्स थे और ये गुड्स जो है वो डिटोरिएट हो गए। सारे उसके अंदर जो सब्जियां थी वो सारी सब्जियां सड़ गई। अब इसके वजह से ए को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर यहाँ पे इस बी के डीले के वजह से जितना नुकसान यहाँ पे ए को हुआ है तो ही कैन क्लेम फॉर सच डैमेजेस। तो दीज आर द डैमेजेस कॉज्ड बाय डिटोरिएशन ड्यू टू डीले। तो वही उन्होंने यहाँ पे भी दिया है कि यहाँ पे द डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैरियर इवन इफ विदाउट द नोटिस। फिर आता है अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। प्रीफिक्स्ड डैमेजेस मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के पहले जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तभी पता था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इतना डैमेज पे करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू कॉल एज प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। एक्सक्यूज मी। सो प्रीफिक्स्ड डैमेजेस में उन्होंने ऐसे बोला कि अगर आपने डैमेजेस का एक रीजनेबल एस्टिमेट निकाला है, कि एनालिसिस किया है, रीजनेबल एस्टिमेट निकाला है और फिर आपने इन डैमेजेस के अमाउंट को आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो व्हाट डू वी कॉल इट एज लिक्विडेटेड डैमेजेस। बट वही अगर आपने कुछ भी एनालिसिस ना करते हुए कोई भी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस एक डैमेजेस के तौर पे अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज पेनल्टी। तो यही उन्होंने यहाँ पे प्रीफिक्स डैमेजेस में आपको लिख के दिया हुआ है। लेकिन फिर आप बात यह है कि पे कितना होता है। तो इंडियन कोर्ट बोलता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो, लिक्विडेटेड डैमेजेस हो कि पेनल्टी हो, हम वापस से अगर कोर्ट में केस जाती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो हम वापस से रीजनेबल एस्टिमेट निकालेंगे एंड हम उसी को अवॉर्ड करेंगे, ये बोलता है इंडियन कोर्ट। चलो, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डैमेजेस। अब देखो उन्होंने जो मैंने अभी आपको जस्ट बोला प्रीफिक्स डैमेजेस के दो टाइप्स दैट इज पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, उसको उन्होंने वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो याद रखो तुम लोग, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस बोथ आर द काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स डैमेजेस, जहाँ पे पेनल्टी में कोई भी सोच समझ के रीजनेबल एस्टिमेट नहीं निकाला है, कुछ भी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस जो है वो आपने लिख दी है एज पेनल्टी फॉर द दैट इज द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर लिक्विडेटेड डैमेजेस में आप एक्चुअल में असेस करते हो कि कितना लॉस होगा अगर ब्रीच हुआ तो, एंड उसके हिसाब से आप लिखते हो कि कितना लिक्विडेटेड डैमेजेस रहेगा फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यही सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। फिर उन्होंने ऐसे बोला, इसमें एक चीज़ उन्होंने बोली है कि इंडियन कोर्ट जो है, तो इंडियन कोर्ट एक्चुअल में इसमें कोई ये करता नहीं है, डिस्टिंक्शन करता नहीं है। इंडियन कोर्ट बोलता है कि हम लोग रीजनेबल एस्टिमेट जो है वो हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे एंड हम लोग खुद कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तो जो पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है वॉट एवर यू कॉल इट एज, वो हम लोग अवॉर्ड करेंगे। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ये पेनल्टी या लिक्विडेटेड डैमेजेस, प्रीफिक्स डैमेजेस का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर कर रहे हो तभी अगर आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इतना डैमेज पे करना पड़ेगा, तो क्या होता है, एक फियर क्रिएट होता है ताकि सामने वाला इंसान अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट निभा ही दे, वो उन्होंने यहाँ पे बोला है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ओवर हियर। देखो इंडियन कोर्ट क्या बोलता है, तो एक मैं आपको इससे बता देती हूँ, एग्जाम्पल से बता देती हूँ। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, X had entered into a contract with Y. X and Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। X had entered into a contract with Y where 50,000 rupees was stipulated as damages at the time of contract formation. उन्होंने दिया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो 50,000 रुपीज़ का डैमेज आपको पे करना पड़ेगा। देखो अब देखो होता क्या है, एक्चुअल में एक्स एंड वाई का ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, ठीक है। तो अभी एक्चुअल लॉस अगर 70,000 का है तो इंडियन कोर्ट क्या बोलता है, कितना पे होगा। इफ द एक्चुअल लॉस इज 70,000 बट द अमाउंट दैट इज रिटन इन योर कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन दैट, देन इंडियन कोर्ट बोलता है कितना पे करोगे तुम लोग, तो विच एवर इज लेस,
whichever is less, मतलब ये कितना 50,000. Suppose let's say actual loss is 30,000, तो 50,000 and 30,000 में whichever is less, तो 30,000. If 51,000 and 50,000, then 50,000. 65,000, 50,000, 50,000. If actual loss is 35,000, then 35,000. Actual loss is 40,000, then 40,000. Actual loss is 60,000, then 50,000. अब तक क्या बोला वो समझ में आया तुमको? Yes? अब देखो उन्होंने क्या बोला. वही अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्स एंड वाई के बीच में नहीं, बट किसके बीच में हो रहा है? एक्स और कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, जहाँ पे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने डैमेजेस का अमाउंट लिख दिया था, विच इज गोइंग टू बी 50,000 रुपीज. फिर ऐसे केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो सबसे पहले तो याद रखो गवर्नमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ता है, मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो एक्स ही तोड़ेगा. तो अगर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कितना फिर डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है? तो वॉट एवर अमाउंट इज स्टिप्यूलेटेड इन टू द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी पेड एज डैमेजेस. मतलब विच एवर इज लेस वाला नॉर्म जो है वो गवर्नमेंट के साथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता है. तो बात ये है कि अगर एक्चुअल लॉस 60,000 का है तो भी 50,000, अगर 70,000 का है तो भी 50,000, अगर 40,000 का है तो भी 50,000 विल बी पेड. तुम बोलोगे मैम ये कहाँ पे दिया? तो ये यहाँ पे दिया है, देखो. Thus, Section 74 entitles a person complaining a breach of contract to get the reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. Exception is where a person gives a bond to the central or state government for the performance of any public duty or act in which the public are interested on the breach of condition of any such instrument. He shall be liable to pay the whole sum mentioned therein. क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर एक किसी इंसान ने गवर्नमेंट के साथ एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें पब्लिक इज इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे इस केस में अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दिस पर्सन, ही मतलब कौन? दैट पर्सन शैल बी लायबल टू पे द होल सम मेंशन्ड देयरिन. मेंशन्ड देयरिन मतलब कहाँ पे? देयरिन इन द कॉन्ट्रैक्ट. ये देखो सेक्शन 74 प्रोवाइड्स दैट इफ अ सम इज नेम्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट टू बी पेड इन द केस ऑफ ब्रीच, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named in the contract. Not exceeding the amount so named in the contract मतलब whatever is given in the contract उसके ऊपर नहीं मिलेगा, मतलब whichever is lower is the principle followed. फिर आता है नेक्स्ट तुम्हारा शॉर्ट नोट, दैट इज बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस एज ए रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेमेडीज आर ऑल्सो अवेलेबल. तो उन्होंने क्या बोला, देखो कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुरंत डैमेजेस के लिए तुम भागते हो. तो इसी के अलावा और भी क्या क्या सारे ऑप्शंस है जो आपके पास अवेलेबल है. तो उसमें आता है रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ो, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो. कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो अब तुमको तुम्हारा जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस था, तुम्हारा जो ऑब्लिगेशन था वो निभाने की जरूरत अब नहीं रहेगी. दैट इज रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, दैट इज क्वांटम मेरिट. अब देखो क्वांटम मेरिट आपको एकदम सिंपल सी एक बात बोलता है. क्वांटम मेरिट का मीनिंग है एज मच एज इज अर्नड. एज मच एज इज अर्नड. अब क्वांटम मेरिट बोलता क्या है? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. कविता नाम की एक इंसान थी. कविता जो है वो एक मैगजीन के लिए कविता लिखती थी. शी यूज्ड टू राइट पोएम्स फॉर अ पर्टिकुलर मैगजीन. अब यहाँ पे ये मैगजीन जो है उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ था. कितने का? 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. दैट कविता विल राइट द कविता फॉर द मैगजीन फॉर 12 मंथ्स, एवरी मंथ ईच वन पोएम जाएगी. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. अब 5 महीने कविता ने कविता मैगजीन के लिए लिख दी. 5 महीने के खत्म होते होते से ही कविता को नोटिस आई मैगजीन से कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं. हम जो कविता लिखते थे ये कविता का ब्लॉग ही हम हमारे मैगजीन से हटा रहे हैं. ऐसे मैगजीन वालों ने कविता को कर दिया मेल और मैसेज. फिर ऐसे केस में सवाल ये है कि क्या सविता ये 5 महीने का पेमेंट मांग सकती है? द आंसर इज यस. कविता ने 5 महीने के लिए अगर कविता लिखी है तो शी कैन आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ दिस 5 मंथ्स. तो वो अगर जाती है मैगजीन वालों के पास और वो बोलती है कि मुझे ये 5 महीने का पेमेंट दो, तो मैगजीन वाले ने उसको ये पेमेंट देना चाहिए. क्यों? बिकॉज शी हैज अर्नड दैट मनी. बट अगर मैगजीन वाले उसको ये 5 महीने का पेमेंट नहीं देते हैं तो अंडर क्वांटम मेरिट कविता के पास अधिकार है कि वो अब सूट फाइल कर सकती है टू क्लेम द अमाउंट ऑफ दैट 5
months. तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि क्वांटम मेरिट में सूट फाइल करने के लिए 2 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड. नंबर 1, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए. जैसे अपने कविता और मैगजीन वाले एग्जांपल में मैगजीन वालों ने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अब वो नहीं निभाने वाले, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाना चाहिए. एंड नंबर टू जो सूट फाइल करने वाला इंसान है, मतलब जो क्लेम करने वाला इंसान है, वो इंसान पार्टी इन फॉल्ट नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी द पर्सन जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा है. क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या तुमको? यस. चलो, फिर उन्होंने ना क्या बोला कि व्हाट आर सर्टन केसेस जहाँ पे यू कैन फाइल अ सूट फॉर क्वांटम मेरिट. ऐसे उन्होंने एक चीज़ बोल दिया. तो व्हाट आर द डिफरेंट केसेस? तो देखो, देर आर टोटल 6 केसेस. बहुत ही सिंपल से कुछ केसेस है. देखो, व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. अपना जैसे एग्जाम्पल है कविता और मैगजीन वाला कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट 5 महीने बाद मैगजीन वालों ने तोड़ दिया, तो नाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो वही उन्होंने बोला कि फिर ऐसे केस में भी कविता, द पर्सन हु इज नॉट इन डिफॉल्ट, कैन क्लेम फॉर द compensation अंडर क्वांटम मेरिट. यही सेम एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा यूज यहाँ पे भी, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल. डिविजिबल मतलब क्या? पूरे कॉन्ट्रैक्ट को तुम टुकड़ों टुकड़ों में बांट सकते हो. जैसे कविता ने 5 महीने के लिए कविता लिखी, तो उसको 5 महीने के पेमेंट मिलेगा. 7 बाकी बचे हुए 7 का मांग रही है क्या वो? नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे महीने वाइज आप क्या कर सकते थे? तोड़ सकते थे. तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल. देन द पार्टी हु इज नॉट इन डिफॉल्ट कैन हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस. तो उसके लिए वो पैसा मांग सकते हैं. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेचुइटसली. ग्रेचुइटसली करना मतलब क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना. फिर यहाँ पे अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान के लिए काम किया है और ही इज एक्सपेक्टिंग सर्टेन अमाउंट इन रिटर्न फॉर द वर्क दैट ही हैज डन, फिर ऐसे केस में इस इंसान को जितने का उसने काम किया है उतने का अमाउंट का पैसा वो क्लेम कर सकता है. नेक्स्ट आता है नंबर 3, दैट इज व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर द सर्विसेज बट देयर इज नो अग्रीमेंट एज टू द रेम्यूनरेशन. देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अपने क्लास के जो मैम है शीतल मैम, उन्होंने इंटीरियर का पूरा काम किया. अपने क्लास का ऑफिस का पूरा इंटीरियर का काम उन्होंने किया. अब मैम ने जब इंटीरियर का काम किया तो हमने मैम को बोला कि मैम आपका काम बहुत अच्छा लग गया है, तो आप हमारे क्लास का, ऑफिस का, रिसेप्शन का सारा इंटीरियर का काम आप ही देख लो. मैम ने बोला ठीक है मैं देखती हूँ. बट ये बात हुई और हमको बहुत जल्दी थी यहाँ पे शिफ्ट होने की, तो हमने मैम को बोला मैम काम स्टार्ट कर दो, पैसा आते जाएगा, आप काम स्टार्ट कर दो बस. तो रेम्यूनरेशन वाज नेवर डिसाइडेड. कभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि मैम को एक्चुअल में कितना देना है. बट काम जो है वो यहाँ पे मैम ने कर दिया है. फिर सवाल ये है, कैन मैम आस्क फॉर द रेम्यूनरेशन नाउ? द आंसर इज यस. तो रेम्यूनरेशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम पे अगर फाइनलाइज नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है, तो भी जितने का मैम ने काम किया है उतने का रेम्यूनरेशन वो क्लेम भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है when one party abandons or refuses to perform the contract. ठीक है, अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को abandon कर दिया मतलब क्या? बीच अधूरा छोड़ के या कॉन्ट्रैक्ट को अपना ऑब्लिगेशन पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस परफॉर्म किए बगैर ही अगर वो भाग गया, नहीं किया कंप्लीट, तो क्या सामने वाला अग्रीव पार्टी पैसे मांग सकता है? द आंसर इज यस. फिर आता है लास्ट पॉइंट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, दैट इज इन मतलब ही वो उसको टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है. तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है. देखो यहाँ पे ये केक, ये दिस इज अ केक. ओके, दिस इज अ केक. ठीक है, तो अपने शुभम सर का बर्थडे था. अब शुभम सर के बर्थडे के लिए हमने एक बड़ा सारा केक क्लास में हमने ऑर्डर किया था कि उनके बर्थडे पे हम लोग क्लास में कट करेंगे. अब हुआ यूँ कि जब मैंने केक ऑर्डर किया तो आई हैड ऑर्डर डेथ बाय चॉकलेट वाला केक. ठीक है, डेथ बाय चॉकलेट वाला केक. और ये डेथ बाय चॉकलेट वाले केक पे ऐसे मस्त वो ऐसे फ्रॉस्टिंग नहीं होता है, फ्रॉस्टिंग, फिर उसके ऊपर ऐसे सीए का स्टिकर, कैलकुलेटर और पेन और वो सब कुछ चीज़ें लगाई हुई रहेंगी. वेरी फैंसी केक दैट आई हैड ऑर्डर्ड. बट हुआ यूँ कि सामने वाले इंसान ने मुझे डेथ बाय चॉकलेट केक तो दिया, बट उसके ऊपर ना ठीक से फ्रॉस्टिंग किया ना कुछ. उसने बस ऐसे ही बस बना के बस पटक के ला के दे दिया. ना उसने ऐसे गड्डी बनाया जैसे मैंने ऐसे बनाया था ना टावर जैसे, वैसा केक ऑर्डर किया था. बट उसने क्या किया, एक एक अलग अलग पीसेस 3 ला के दे दिए. तो मतलब क्या, सामने वाले इंसान ने केक तो बनाया,
डेथ बाय चॉकलेट ही बनाया, बट जैसे मैंने बोला था वैसे बनाया क्या? क्या एक के ऊपर एक गड्डी करके फ्लोर्स में केक बनाया? क्या नहीं बनाया। क्या उसने फ्रॉस्टिंग किया? क्या नहीं किया। क्या कैलकुलेटर चिपकाया? क्या नहीं किया। मतलब ही परफॉर्म द वर्क बट ही डिड नॉट परफॉर्म इट परफेक्टली, ही परफॉर्म्ड इट बैडली। फिर ऐसे केस में भी मैं उसको पैसा तो दूंगी, बट क्या पूरा पैसा मुझे देना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। क्या बोल रही हो, समझ में आ रहा है क्या? ये इंसान जो है वो मुझसे पैसा मांग सकता है, बट पूरा पैसा नहीं मांग सकता। इफ आई हैड डिसाइडेड कि ये केक का कॉस्ट रहेगा 7,000 रुपीज, इतना महंगा बड़ा वाला केक है तो 7,000 रुपये का इसका कॉस्ट रहेगा, बट यहाँ पे ये सामने वाले इंसान ने काम अगर अच्छे से किया ही नहीं है तो इसका पूरे 7,000 के ऊपर उसका राइट नहीं रहेगा। आई विल पे हिम सम अमाउंट, बट बिकॉज ही हैज डन द वर्क बैडली आई हैव द राइट कि मैं थोड़ा अमाउंट इसमें क्या कर सकती हूँ, डिडक्ट कर सकती हूँ। तो ये बात बोलता ऐसे है कि यहाँ पे ये देखो, if the work is completely performed but badly, then the person who has performed the contract can claim the lump sum. सामने वाला इंसान मुझसे लमसम पैसा मांग सकता है, but the other party can make a deduction for the bad work. मतलब ये मैं deduction कर सकती हूँ for the bad work. So these are the simple cases for the quantum merit. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मीनिंग क्या? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का है जो कि सिर्फ और सिर्फ वही वेंडर परफॉर्म कर सकता है, जैसे ए एंड बी ने अपन ने सपोज लेट्स से अपन ने एक इंसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में वर्क एंटर किया था जहाँ पे ये इंसान जो है वो टॉप नॉच क्वालिटी के बेंचेस अपने क्लास के लिए बना के देने वाला था। अब पूरी इंडिया में यही एक इंसान है जो कि टॉप नॉच क्वालिटी के बेंचेस बना के दे सकता है और जैसे मुझे चाहिए वैसे के वैसे बना के दे सकता है। अब ऐसे केस में अगर ये सामने वाला इंसान इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ देता है तो मेरे पास अधिकार है क्या, कि मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अगर तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट में तू ही अकेला इंसान है पूरी जग में जो कि ये पर्टिकुलर टाइप के बेंचेस बना सकता है। तो नाउ आई कैन फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब क्या, मैं यहाँ पे सूट फाइल कर सकती हूँ, कोर्ट को बोल सकती हूँ कि इसको बोलो कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला है वो कॉन्ट्रैक्ट को वो निभा दे। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन, दैट इज स्टे ऑर्डर। तो इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर। तो देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने क्या बोला कि अभी एन नाम का एक फिल्म स्टार था, ठीक है, यही सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपका। एन नाम का एक फिल्म स्टार था। इस फिल्म स्टार ने बोला था कि मैं सिर्फ और सिर्फ धर्मा प्रोडक्शंस के लिए काम करूंगा 2 साल के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए धर्मा प्रोडक्शन के लिए ही काम करूंगा, ऐसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। बट 2 साल खत्म होने के पहले ही इस एन नाम के फिल्म स्टार ने एक्चुअल में यश राज प्रोडक्शंस की भी फिल्म साइन कर ली। फिर ऐसे केस में धर्मा प्रोडक्शंस के पास अभी राइट है, क्या राइट है, कि वो सूट फाइल कर सकते हैं और ये जो एन ने यश राज के साथ जो फिल्म साइन की है उसके ऊपर वो क्या ला सकते हैं, तो इंजंक्शन ऑर्डर, स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? यस। एंड नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू द कॉम्पेंसेशन। इसमें उन्होंने क्या बोला फिर कि अगर कोई एक पार्टी है जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है बट सामने वाला ही मना कर रहा है जिसके वजह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रहा है, फिर ऐसे केस में ये रिसाइन करने वाले पार्टी के पास भी अधिकार है दैट ही कैन क्लेम अ कॉम्पेंसेशन फॉर द डैमेजेस दैट ही हैज सस्टेन्ड। सिंपल। विद दिस वी फिनिश द रिवीजन ऑफ यूनिट 5। बहुत ही सिंपल सा यूनिट है, कोई भी टेंशन मत लो, एकदम मस्त हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बाय बाय।